नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीए सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्टोरिया का प्रखर एमसीक्यू बैच का आज हम लोग डे 3 देखेंगे और इस डे 3 के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 1857 की क्रांति हम लोग देखेंगे। इससे टोटल आज हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो अच्छे से सुनिए और समझिए और याद करते चलिए जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। तो पहला सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से क्या कारण थे। तो कह रहा है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। यहाँ तात्कालिक कारण नहीं पूछा है दोस्तों, बस पूछा कि कौन से कारण थे। तो इसमें आप ही लोग बताइए कि कौन से कारण थे। पहला कह रहा है कि ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियाँ, ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और भेदभाव पूर्ण सैनिक नीति, और चौथा कर रहा है चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। दोस्तों, ये चारों ही पॉइंट सही है दोस्तों, है ना, कोई भी पॉइंट गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला तो कह रहा है कि ब्रिटिश की जो प्रशासनिक नीतियां था ये भी 1857 की क्रांति का एक कारण बन गया। ये भी 1857 की क्रांति का कारण बन गया। और दूसरा कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप उन लोगों ने करने लगे, तब इसीलिए बन गया। जब देखे थे फ्रांस लोग भी, सॉरी, पुर्तगाल लोग भी जब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो उसके पतन का कारण बना। तो 1857, हालांकि पुर्तगाल का जब पतन का कारण बना, वहां जब विद्रोह वगैरह हुआ, जनता नाखुश हुआ, तो वो विद्रोह को दबा नहीं पाया। यहाँ पर अंग्रेज के खिलाफ भी वही देखने को मिल रहा है कि सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होने पर ही 1857 का क्रांति हो गया। ये बात दूसरी है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो सैनिक हुआ करते थे उनके पास भेदभाव किया जाता था, मतलब ब्रिटिश को अलग वेतन भत्ते मिलते थे और ब्रिटिश सैनिक को और भारतीय सैनिक को अलग मिलते थे। और ये जो तत्कालिक कारण था चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग, ये तत्कालिक कारण के नाम से जाना जाता है। इसको अगली बार क्वेश्चन कभी आएगा कि बताइए 1857 का तत्कालिक कारण क्या था, तो आप इसी को बताइएगा, ठीक है, तत्कालिक कारण। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 1857 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और विचार करके आप लोग को बताना है सत्य कथन के बारे में। कि कौन से कथन के बारे में आप लोग को बताना है, सत्य कथन के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से सेकंड ऑप्शन में क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है कि विद्रोह का सबसे सघन रूप, विद्रोह का सबसे सघन रूप कहाँ हुआ था, तो अवध में देखने को मिला था। विद्रोह का सबसे सघन रूप कहाँ मिला, अवध में मिला। और पंजाब में विद्रोह सबसे बाद में प्रारंभ हुआ। असल में दोस्तों, पंजाब में विद्रोह हुआ ही नहीं था, पंजाब तक विद्रोह पहुंचा ही नहीं था, ठीक है। पंजाब तक विद्रोह क्या हुआ था, पहुंचा ही नहीं था। तो पंजाब तक विद्रोह नहीं हुआ, तो विद्रोह का सबसे सघन रूप कहाँ मिला, अवध में। तो सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया। तो वो पहला कौन सा था, तो ये देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा बेल्लोर विद्रोह में। कहाँ हुआ था बेल्लोर विद्रोह, तो तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था, तो 1806 ईस्वी में ही पहली बार देखने को मिला था। सिपाहियों का पहला विद्रोह देखने को मिला था बेल्लोर विद्रोह, जिसमें उन्होंने सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया। तो बेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में। भारत का के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, मैंने ऊपर में ही बताया कि ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि बताइएगा कि कारतूस, मतलब बताइएगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। लेकिन इसमें ऑप्शन में तो कहीं भी चर्बीदार कारतूस का प्रयोग है ही नहीं। तो आप इसमें चर्बीदार में क्या होता था कि एक सुअर का चर्बी होता था और गाय का चर्बी होता था। सुअर के चर्बी से मुसलमानों को परहेज था और गाय के चर्बी से हिंदुओं को परहेज था। तो लोग क्या करते थे, दोनों ही इस आंदोलन में उतर पड़े, तो दोनों के धर्म का नाश हो गया। यानी ब्रिटिश क्या किए कि धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप का संदेह हुआ। ये वाला आंसर लगाएंगे, ठीक है। जब वो वाला ऑप्शन रहेगा तो वो लगाइएगा, ये रहेगा तो ये रहेगा, दोनों से कोई एक ही रहेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और चपाती। कभी कभी चपाती की जगह पर आपको रोटी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कमल और रोटी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और चपाती। 1857
के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का मार्च था। दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का क्या था? मार्च था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहली घटना थी। वैसे अगर इसका पूछा जाए तो बताइएगा कि सबसे पहले अगर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली के लाल किला पर सिपाहियों का मार्च होगा, लेकिन क्वेश्चन में हर जगह यही ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। सबसे अगर क्वेश्चन में पहले बैरकपुर ढूंढिएगा कि कहीं बैरकपुर है क्या, तो उसको आंसर लगा दीजिएगा। अगर बैरकपुर ना मिले तो आप मेरठ ढूंढिएगा कि मेरठ लगाएंगे, और अगर मेरठ भी ना मिले तब जाके आप दिल्ली के लाल किला या दिल्ली लगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चुनना है? बैरकपुर, दूसरे नंबर पे मेरठ, तीसरे नंबर पे दिल्ली। अच्छा, ये जो बैरकपुर है ये कब की कहानी है? ये आपको जोड़ सकते हैं मंगल पांडे की कहानी से जोड़ सकते हैं, 34th नेटिव इन्फेंट्री नेटिव के से। और मेरठ की कहानी जोड़ सकते हैं 10 मई से। मेरठ में बैरकपुर के बाद 10 मई, और दिल्ली में जो हुआ था वो 10 मई के बाद अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली की लाल किला में लोग पहुंच गए थे। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई पूछे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहली घटना बताइए, तो ऑप्शन में सबसे पहले आप ढूंढिएगा कि बैरकपुर कहाँ है। बैरकपुर अगर मंगल पांडे से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन मिलता है तो उसको टिक कर दीजिएगा। दूसरा देखिएगा कि अगर बैरकपुर ऑप्शन में नहीं है तो मेरठ कहाँ है, तो मेरठ मिल जाएगा तो उसको टिक मार दीजिएगा 10 मई से रिलेटेड। मेरठ भी ना मिले तो आप दिल्ली को ढूंढिएगा कि दिल्ली तो कहीं मिल जाओ, और यहाँ पे देखिए दिल्ली के लाल किला मिल गया। तो हम लोगों ने सिपाहियों का मार्च लगा के, ये मार्च जनवरी फरवरी वाला मार्च नहीं है, मार्च का मतलब होता है यात्रा करना, मतलब उसके तरफ जाना। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ह्यूरोज के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था दोस्तों? ह्यूरोज के विरुद्ध लड़ा था। यहाँ पर आप लक्ष्मीबाई के बारे में जान लीजिए कि ह्यूरोज के विरुद्ध लड़ा था। ये असल में कौन थी? तो एक गंगाधर का नाम सुना होगा, गंगाधर राव, उनकी ये विधवा थी, गंगाधर राव की विधवा थी। और लक्ष्मीबाई की अगर कोई मृत्यु पूछे तो बताइएगा 18 जून 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 1800 जून 1858 को। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है झांसी, सॉरी झांसी की नहीं है, ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, और ग्वालियर में ही इनको मृत्यु हो गया था 18 जून 1858 को, और ह्यूरोज से लड़ते हुए, और फिर इनकी मौत हो गया था, तो ग्वालियर में इनकी समाधि है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता थे? तो अगर 1857 से रिलेटेड अगर बरेली से पूछे तो बरेली, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि देखिए आपने एक गाना सुना होगा कि बरेली का जो झुमका है ना, तो बरेली का झुमका गाना सुने होंगे, तो उससे सुनिए कि बरेली का झुमका जो झुमका है वो कहाँ पे पहना जाता है, माने कौन शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? तो बताइएगा सर जी, कान पे पहना जाता है। आप जानते नहीं है क्या? कान पे पहना जाता है। तो बात सही है। तो जरा कान को, आप कोई बच्चा लोग कान बोल, किसी बच्चा को आप बोलिए कि कान बोलो बेटा, कान बोलो, तो क्या वो कान बोल पाएगा? वो कहेगा खान 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 खान, है ना, ये बोलेगा। तो खान बहादुर खान हो गया। क्या हो गया आंसर? खान बहादुर खान। अगर बरेली का नेता पूछे तो बताइएगा खान बहादुर खान, यहाँ पर खान होगा दोस्तों। ठीक है, खान बहादुर खान सर। ठीक है, मतलब बरेली का झुमका गिरा बाजार में, तो उससे आप रिलेट कर लीजिएगा कि खान नहीं कान, मैंने बरेली का झुमका कहाँ पहना जाता है? कान में। और कान को बच्चे को बोलने कहिए तो वो जनरली खान बोलेंगे। तो खान बहादुर खान हो गया। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो इनका नाम आएगा मौलवी लियाकत अली। क्या नाम आएगा? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से अगर कोई पूछे कि कौन विद्रोह के नेता थे तो बताइएगा मौलवी लियाकत अली। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो बुक किसने लिखी है दोस्तों? तो वो लिखे हैं सर सैयद अहमद खान ने। तो द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो सर सैयद अहमद खान ने। अच्छा, एसएन सेन ने भी कोई पुस्तक लिखी है क्या? तो बिल्कुल लिखी है, क्यों नहीं लिखेंगे भाई। एक किताब का नाम ही है 1857। इसको कौन लिखे हैं? तो एस एन सेन लिखे हैं। 1857 की किताब को किन्होंने लिखा है? तो एस एन सेन ने लिखा है। और एक सर सैयद अहमद खान थे, तो ये लिखे हैं द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। और द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट का हिंदी होता है भारतीय विद्रोह के कारण। आपको क्या लगता है कि वीर सावरकर छोड़ देंगे, ये कोई किताब नहीं लिखे हैं? आपकी भूल है, इन्होंने भी एक किताब लिखा था दोस्तों, और उस किताब का नाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या था?
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो आप ये दो तीन किताब आपको यहाँ पे 1857 से रिलेटेड याद करा दिया कि एस.एन. सेन ने 1857 किताब लिखा, वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखे। वी.डी. सावरकर ने कौन सा किताब लिखा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सर सैयद अहमद खान ने लिखा द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जिसका मतलब भारतीय विद्रोह का कारण। आपको क्या लगता है अशोक मेहता को ऐसे छोड़ देंगे हम? ये इन्होंने भी एक किताब लिखा था और इनका किताब का नाम था द ग्रेट रिवेलियन। क्या नाम था? ग्रेट रिवेलियन। रिवेलियन क्या नाम था? द ग्रेट रिवेलियन। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन। आप खुद ऐसे सोच लीजिए कि सम्राट अशोक, उनको ग्रेट एम्पायर कहा जाता था, ग्रेट एम्पायर कहा जाता था, मैंने ग्रेट थे। तो जहां भी अशोक रहे वो ग्रेट से तात्पर्य है। और कोई किताब 1857 से रिलेटेड नहीं है इसमें इस किताब के अलावा ग्रेट मेंशन किया हुआ है। तो द ग्रेट रिवेलियन कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता। अशोक में और अशोक, सम्राट अशोक को भी देखिए तो क्या देखिएगा कि वो हमेशा रेवेलियन थे, हमेशा विद्रोही थे। अब उनका जो एक सीरियल आया टीवी, मतलब मैंने एक सीरियल देखा था अशोक नाम का, अशोका नाम का, तो उसमें भी देखते हैं हर चीज के खिलाफ वो विद्रोह कर देते थे। जहाँ भी उनको अन्याय दिखता था वो विद्रोह कर देते थे। तो ये क्या होंगे? रिवेलियन होंगे। तो आप ऐसे भी याद करिए कि अशोक लोग हमेशा ही ग्रेट होते हैं और हमेशा विद्रोही होते हैं, रेवेलियन होते हैं। तो आप ये चारों पुस्तक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 12 नंबर में पूछा कि बताइए जी कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो हाँ जी, ये बात तो सही है कि मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी। दूसरा कह रहा है मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ना हो। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही पॉइंट सही है। अगर मंगल, देखिए अब कुछ यहाँ पर आप लोग को मंगल पांडे से फैक्ट्स याद करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग घबराएं नहीं। तो मंगल पांडे से अगर कुछ फैक्ट्स याद करने जाइएगा तो पहला फैक्ट तो ये खुद क्वेश्चन में ही हो गया कि 1857 के दौरान सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई। और मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लीजिए। और मैं आपको जो पॉइंट्स याद करवा देता हूँ वो है कि ये जो छावनी, कौन से छावनी के थे? तो बैरकपुर छावनी के थे। कौन से छावनी के थे? तो बैरकपुर छावनी के। दूसरा पॉइंट हो गया ना जी याद। अब देखिए हुआ क्या, मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च, डेट याद रख लीजिएगा, 29 मार्च 1857 को ये उठे सुबह सुबह। इनको पता चला कि देखो जी हम लोग गाय और चर्बी का गोली में लगा दिया। तो इसने क्या किया, हुजिशन, क्या नाम है? हुजिशन और कैप्टन बाग, दो वो पुलिस अधिकारी था, फ्यूजिशन और बाग ब्रिटिश अधिकारी था, गए और धराधर गोली मार दिए। क्या मार दिए? धराधर गोली मार दिए। और जब गोली मार दिए तो गोली इनको लग गया। लेकिन यहाँ पर एक नाम है पलटू मियाँ। क्या नाम है? पलटू मियाँ। पलटू मियाँ, ठीक है, पलटू मियाँ। अक्सर में क्या हुआ ना, ये पलटू मियाँ हमेशा उसी समय से ये नाम फेमस है, पलटू मियाँ। ये थे तो भारतीय सैनिक लेकिन ये पलट गए और इन दोनों सैनिकों को जिनको गोली मारा गया बचा लिए, मतलब इनको रोक लिए और हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचा के, तो इतना ही नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचाए बल्कि मंगल पांडे को भी पकड़ लिया। ठीक है, मंगल पांडे को भी पकड़ के कैद कर दिया। अब क्या हुआ, ये घटना कब हुआ था? 29 मार्च 1857। इसमें किसको किसको गोली मारा गया? तो ह्यूजिसन और कैप्टन बाग को गोली मार दिया गया। बचाया कौन? पलटू मियाँ ने। और पलटू मियाँ ने ही मंगल पांडे को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो आप 8 अप्रैल 1857 याद रखिए, 8 अप्रैल 1857 इस दिन क्या हुआ कि मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। जरा सोचिए इसके बाद क्या स्थिति हुआ होगा। तो ये है, इतनी बात आप लोग याद कर दीजिएगा। इनकी फांसी की सजा कब हुआ था आप बताइए? इनकी फांसी 8 अप्रैल को दिया गया था। 29 मार्च को दुर्घटना हुआ और 8 अप्रैल को फांसी। 1857 के विद्रोह में देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र द्वारा धोखा दिया गया तथा अंग्रेजों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया? तो वो कौन थे? वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का असली नाम क्या था दोस्तों? तात्या टोपे का तो असली नाम अगर कोई पूछे तो बताइएगा रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। किनका? तात्या टोपे का। अब हुआ क्या, किनका एक फ्रेंड था, फ्रेंड का नाम था मान सिंह। किनका फ्रेंड था? तात्या टोपे का। ये जो धोखा दिया ना मित्र ने, तो इस मित्र का तो कुछ नाम रहा होगा। उसका नाम था क्या? मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। इन्होंने क्या किया कि धोखा दे दिया। और क्योंकि तात्या टोपे नेपाल की तरफ भागने के लिए निकल चुके थे तो इनको ये धोखा दे दिया मान सिंह। और रामचंद्र, जिनका नाम था, पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग।
इन्हीं को तात्या टोपे कहा जाता है। इन्हीं की वजह से अंग्रेजों ने इनको पकड़ के हत्या कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? देखिए, कुंवर शाह, अगर ऑप्शन में कुंवर सिंह रहे तो कुंवर सिंह ही बिहार के लिए मानना है, लेकिन अगर पटना से कोई बोले तो आप बताइएगा पीर अली, क्योंकि यहाँ के पटना सिटी में पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, तो पटना में ये उत्पात मचाए थे। मैंने एक अफीम अधिकारी था, उसको गोली मारकर हत्या कर दिए थे। और ये बिहार, हालांकि बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता बने, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कुंवर सिंह से, और ये बहुत बार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था दोस्तों? तो वो हराया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ये कौन थे? तो औवा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? औवा के रहने वाले थे। औवा के रहने वाले थे, ठीक है। औवा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? सोचिए, ब्रिटिश की सेना और उसके साथ मिल गया जोधपुर की भी सेना, और संयुक्त सेना को अकेले ठाकुर कुशाल सिंह ने हरा दिया। और ये कहाँ के राजा थे? तो औवा के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये बहुत ही खतरनाक थे दोस्तों। इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। पता है, इनकी गिरफ्तारी के लिए ना 50,000 का इनाम रखा था, इनाम की घोषणा किया था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में कौन से नेता को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनामी राशि घोषणा किया था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। और आपको पता है, उस जमाने का 50,000 का मतलब जो सोच लीजिए आज के जमाने में कितना, आप खुद एक कैलकुलेट कर लीजिए कितने खतरनाक रहे होंगे। उनके 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया, करना पड़ा था। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो एक ही कवि का नाम याद रखिए, गालिब, मिर्जा गालिब। कौन सा? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने ब्रिटिशों को सर्वाधिक समर्थन किया? अगर समर्थन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ग्वालियर के सिंधिया थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने ब्रिटिशों का सर्वाधिक समर्थन किया? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। देखिए, यहाँ पे जैसे आप ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ग्वालियर का सिंधिया आपको आंसर पता चलेगा, तो आपको ना सिंधिया के खिलाफ एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, मतलब लगेगा कि सिंधिया कितने खतरनाक थे और घटिया थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये सिंधिया को हल्के में मत लीजिएगा। ये वही सिंधिया थे जो मराठा से टूट कर निकले थे। पहला चीज, अब आपको मैं थोड़ा सा देखिए, किसी हर चीज, हर क्वेश्चन का ना दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। नकारात्मक वो जो पहली पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, और उसके पीछे का सकारात्मक जो हम लोगों को सोचना है। और बीपीएससी के मेंशन में आपको दोस्तों एनालिसिस करना होगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि ग्वालियर के सिंधिया, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है बीपीएससी मेंस का विषय है, तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्वालियर के सिंधिया तो अंग्रेजों की मदद किए, इस प्रकार से सिंधिया परिवार तो बहुत खराब हुआ। जबकि आज भी आप सुनते होंगे कि सिंधिया परिवार हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैटर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि मराठा से ही तो टूट कर सिंधिया आए थे। और मराठा का आपको मैंने पिछले ही कुछ वीडियोज में आप लोग को बताया था कि मराठा जो है सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई भारत में किया था अंग्रेजों को, तो वो मराठा ही थे। ना सिर्फ अंग्रेजों को ही परेशान किया था मराठा, वो साथ साथ मुगलों को भी बहुत परेशान किया था। तो सोचिए, ये थे मराठा, और मराठा से ही एक धारा निकल के आया था सिंधिया। और सिंधिया ने आज क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, हर कोई आज भी इंडिया अपने हितों की बात कर रहा है। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध होता है तो हम लोग रसिया की तरफ से बोलते हैं, और जब अमेरिका की दोस्ती करनी होती है तो अमेरिका की तरफ से भी बोलते हैं। अगर अमेरिका को का हिस्सा, मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है अपने हित की बात करता है, तो उस वक्त जो सिंधिया के राजा रहे होंगे वो भी अपने हित की बात कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि उनको क्या पता था कि आने वाले टाइम पे 1947 में पूरा इंडिया एकीकृत हो जाएगा। ये तो किसी को नहीं ना पता था। ये किसी को नहीं पता था दोस्तों। अगर पता होता तो सिंधिया थोड़ी ना ऐसा कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि हमको इस भारत के, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो भाव है उस वक्त उमड़ा नहीं था पूरे पूरे साउथ से लेके नॉर्थ, पूरे इंडिया में। इसलिए ये कहना कि ग्वालियर के सिंधिया तो बहुत ही देशद्रोही हैं, उन्होंने ब्रिटिशों को साथ दिया, नहीं। उस वक्त का जो तात्कालिक कारण रहा होगा, उस वक्त का जो स्थिति रहा होगा, उस स्थिति के हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी राय बदला। और कोई भी अपनी जनता को बचाने के लिए कोई भी कंफ्लिक्ट करना नहीं चाहता है दोस्तों। उसको पता था कि अंग्रेज बहुत ही मजबूत हैं, इसलिए वो अंग्रेजों का साथ देना ही समझा, ताकि उनकी जनता, उनकी शासन बना रहे।
अब ये जो भी रहा होगा हकीकत ये नहीं, लेकिन आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा देखेंगे और यही सारी चीज़ें आपको मेंस के एग्जाम में लिखना है, ना कि ग्वालियर के सिंधिया से बहुत देशद्रोही थे, ऐसा नहीं लिखना है दोस्तों। ऐसा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये गलत सेंस दिया जाएगा। अगर लेकिन अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं तो उसमें थोड़े बहुत मार्क्स, अगर गलत भी लिखते हो तो थोड़े बहुत मार्क्स मिलने का चांस है। लेकिन अगर पहला पॉइंट लिखते हो कि ग्वालियर के सिंधिया तो देशद्रोही थे, ऐसे पॉइंट नहीं लिखने हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह को ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो कौन भाग नहीं लिया था? तो इसमें से देखिए, साहूकार लोग और जमींदार लोग भाग नहीं लेंगे। एक्सेप्शन है दोस्तों हमारे कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह कुंवर सिंह ने भाग लिया था, इसके अलग कारण थे। इसके कारण ये थे कि इनके बकाया बहुत हो गया था अंग्रेजों में, क्योंकि कुंवर सिंह के अच्छे जमींदार थे। ये जनता का शोषण नहीं करना चाहते थे, और जनता का शोषण न करने की वजह से समय समय पर ब्रिटिशों को कर नहीं चुका पाए, जिसके वजह से कुंवर सिंह के पास निरंतर ही इनका कर्ज बढ़ता गया और इनको जमींदारी के पोस्ट से हटाने की बात चल रहा था। इसी वजह से कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन साहूकार भी नहीं करेंगे इनको तो, और अंग्रेजों ने इन लोगों ने तो मदद किया। तो इन लोगों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। लेकिन कृषि मजदूर और किसान, यही दोनों तो सबसे पहले इनको पता, इन्हीं इन्हीं इन लोगों ने तो भाग लिया था। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन भाग नहीं लिया था। जब कोई भाग नहीं लिया था तो बताइएगा ऑप्शन 2 4। अगर कोई पूछे कि कौन भाग लिया था तो कृषि मजदूर भाग लिए थे और ये साहूकार भाग नहीं लिए थे। ठीक है, ये आपको बताना है। बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा? तो ये कौन अप्रभावित रहा? तो ये रहा केवल 4, माने मुजफ्फरपुर जो है कि 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा, क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं मिलता दोस्तों। मतलब ये कोई किसी ने थोड़ी ना देखा है, लेकिन इसका कोई किताब या दस्तावेजों में जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन पटना के बारे में तो हमने बता ही दिया, पीर अली। और आरा के बारे में कुंवर सिंह। दानापुर से भी मिल जाता है, मैंने पहले पटना से, कहने का मतलब दानापुर जो छावनी है ना, यही से तो हुआ था विद्रोह शुरुआत, और फिर आरा गया था। और मुंगेर से भी मिल जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर से नहीं मिल पाता है दोस्तों। 21 में देख लीजिए 1857 के विद्रोह, और दूसरे तरफ उनके कार्य क्षेत्र हैं। बताइए, ये जो मैंने आपको मौलवी अहमद, पहले देख लीजिए जिसका जिसका आता है पहले उसको मिला लीजिए। कुंवर सिंह के बारे में तो आपको पता है आरा, और नाना साहब के बारे में पता है कानपुर, और मौलवी अहमदुल्ला और बख्त खान दोस्तों दिल्ली से है, और मौलवी अहमदुल्ला अवध में आते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। सी मिला लीजिए, ए का 4 बख्त खान दिल्ली से, और मौलवी अहमदुल्ला एक यानी अवध से। कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएंगे? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे दोस्तों आरा से, और नाना साहब कानपुर से। आप लोग ये इतना याद रखिएगा। अब फिर से पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है एक तरफ स्थान है, दूसरे तरफ इसका सुमेलित कौन नहीं है, ये देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि लखनऊ से आप लोग को बताया था ये बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल थी, लखनऊ से। लियाकत अली नहीं थे। लियाकत अली कहाँ से थे? तो ये इलाहाबाद से। लियाकत अली नेतृत्व किए थे इलाहाबाद से। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे। ठीक है, इलाहाबाद से, जो आज प्रयागराज बन गया। यहाँ से लास्ट को ऑप्शन जो गलत है वहां से आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया था, और लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद। बाकी सब कुछ सही है। संबलपुर सुरेंद्र शाही, संबलपुर से कौन किए थे? सुरेंद्र शाही। गंजम से राधा कृष्ण दंड सेना, गंजम से कौन किए थे? तो राधा कृष्ण दंड सेना, गंजम से राधा कृष्ण दंड सेना। और संबलपुर से कौन किए थे? तो सुरेंद्र शाही। और एक और क्या बचेगा? कश्मीर से गुलाब सिंह। कश्मीर से कौन किए थे? गुलाब सिंह किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला बात। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? वो पाम अस्टन था। कौन थे? पाम अस्टन थे। अगला सवाल 25 नंबर। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण दोस्तों था समान रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव। यही मुख्य कारण था। कारण तो सब था, लेकिन ये प्रमुख कारण था कि समान रणनीति, मतलब बहुत ही रणनीति भारतीयों की तरफ से बहुत ही छोटी मोटी थी, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, और केंद्रीय संगठन का भी अभाव था। अब सोचिए, माने जो नेता चुना गया तो वो 82 साल के मुगल सम्राट को चुना गया, जो खुद एक 82 साल के थे। तो अच्छा नेतृत्व मिला है भी नहीं।
1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को असत्य कथन को चुने। इसमें असत्य कथन चुनने कह रहा है दोस्तों। तो अच्छा असत्य कथन कौन हो जाएगा? ये डी हो जाएगा कि रोहिणी का विद्रोह दमन विंसेंट आयर ने किया था। नहीं दोस्तों, ये जो किए थे ये मैकडोनाल्ड ने किए थे। रोहिणी में विद्रोह का दमन मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड ने किए थे। मैकडोनाल्ड ने किए थे, ठीक है। तो मैकडोनाल्ड ने रोहिणी में विद्रोह का दमन किए। और अगर ये जो विंसेंट आयर देख रहे हैं, विंसेंट आयर, ये दमन किए थे कुंवर सिंह से कुंवर सिंह को भगाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका दिए थे। जब कुंवर सिंह आरा में विजय प्राप्त किए तो कुंवर सिंह से को आरा से भगाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था विंसेंट आयर को। और मैकडोनाल्ड ने रोहिणी के विद्रोह का दमन किया। तो ये डी वाला क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए पहला पहला कह रहा है कि बिहार में क्रांति की शुरुआत 12 जून को मानी जाती है। बिल्कुल, अगर कोई पूछे कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब माना जाएगा तो बताइएगा 12 जून को 1857 को बिहार में 1857 का क्रांति शुरुआत हो गया। दूसरा, बिहार की क्रांति की शुरुआत 32वीं इन्फेंट्री में हुआ। कौन सी इन्फेंट्री में? तो 32वीं इन्फेंट्री। और ये कहाँ का इन्फेंट्री था? तो ये था रोहिणी देवघर का। कहाँ का? रोहिणी देवघर। रोहिणी देवघर में 32वीं इन्फेंट्री था, जहां 12 जून 1857 को विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो आप इतनी बात याद रखेंगे और कथन और कारण है जहां से सवाल का आंसर करना है। तो यहाँ से आंसर ये भी सही है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। तो ये है सही है। अगर 1857 में देश आजाद हो जाता तो हम 1947 तक का कहानी क्यों जानते? तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला। तो ये बात सही था। ये बहादुर शाह जफर वही है मुगल सम्राट, ये खुद 82 साल के थे। इनको लोकप्रिय समर्थन कहाँ से मिल सकता था? खुद ये बूढ़े थे। ये बात अलग है। तो उसी टाइम पे एक 80 साल के बूढ़ा जिनका नाम था कुंवर सिंह, वो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रखे थे। लेकिन ये बहादुर शाह सिर्फ विलासता जीवन जी रहे थे। लेकिन वही हमारे कुंवर सिंह बिहार के जो हैं बहुत ही अच्छे से अंग्रेजों का मुकाबला किया। के नीतित्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासकों संघर्ष से दूर रहे। ये भी बात सही है। अभी अभी मैंने बताया कि ग्वालियर का जो सिंधिया थे वो ब्रिटिशों का ही साथ दिए थे, है ना, और साथ दिए थे। इस वजह से इसका कारण भी सही बन रहा है। तो इसीलिए 27 का आंसर ये हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा? तो आरसी मजूमदार, सॉरी, षड्यंत्र जो कहा वो आरसी मजूमदार ने नहीं बल्कि सर जेम्स सॉरी सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। किसने कहा? सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा? तो सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने लिखा इस निष्कर्ष से बचना कठिन है? किसने लिखा कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। तो ये कहे थे आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। किसने लिखा कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। आरसी मजूमदार ने कहा था। महारानी की विक्टोरिया की घोषणा 1858 में 1 नवंबर 1858 को इसका घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया गया था। कब? 1858। तो जो महारानी का विक्टोरिया की घोषणा 1858, उसका उद्देश्य क्या था? उसके लिए आपको सही कथन चुनना है। तो उसका जो सही कथन होगा इसमें से ये दोनों ही पॉइंट सही है, तीसरा गलत है। हम देखते हैं। तो पहले जान लीजिए कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। और पढ़ के सुनाए जिसमें बातें किया गया था कि भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के किसी भी इरादे का खुलासा करना। इसमें कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं बताया गया जिसमें बोला गया कि हम भारतीय राज्यों को भी अपने में मिला लेंगे। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अधीन रखना। हाँ, ये बात था कि भारतीय प्रशासन चलेगा लेकिन ब्रिटिश राज के अधीन चलेगा। तीसरा कह रहा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं हुआ था दोस्तों। जबकि इसमें हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने के लिए नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त करने की बात किया गया था। शासन समाप्त करने की बात किया गया था। ठीक है, तो हम लोग 31 नंबर के प्रश्न देख लें। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र से की? ये पूछ रहा है विद्रोह के बाद दोस्तों। तब विद्रोह के बाद सबसे ज्यादा भर्ती जो हुआ वो हुआ
देख लीजिए एक बार फिर से, वो सबसे ज़्यादा जो भर्ती होता है वो होता है उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी से। उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी से 1857 के विद्रोह के बाद सबसे ज़्यादा भर्ती हुआ। 1857 के विद्रोह के कारणों के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन की पहचान करिए। देखिए इसमें से सारे के सारे कथन दोस्तों सही हैं। तो देख लेते हैं पहला पहला क्या कर रहा है। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। देखिए कोई तत्कालिक कारण पूछे तो मैं पहले ही बता दिया था, चर्बीदार करतूत। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन से कारण थे, तो इसमें सारे कारण हो जाएंगे। कहता था जो निसंतान राजा थे उनके बच्चे को गोद लेने से इनकार करना। जो भी निसंतान राजा थे तो उनके बच्चे को गोद लेने से इनकार कर दिया। जिसका एग्जाम्पल देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इनके इन्होंने गोद लिया तो इनका शासन छीन लिया गया। ये दत्तक पुत्र के लिए तो रानी लक्ष्मीबाई गुस्सा गई थी। दूसरा, भारतीय प्रजा को नीची दृष्टि से देखने की ब्रिटिश नीति। अब भारतीय प्रजा को बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता है। खुद सोचिए, वो अपने घर में अंग्रेज लोग इंडिया में आकर, इंडिया में घर बनाकर, इंडिया की जमीन पर घर बनाकर वो लिखते हैं अपने गेट पे कि डॉग्स और इंडियन अलाउ नहीं है, इस गली में ही नहीं, इंडियन अलाउ नहीं है। तो क्या होगा, लेकिन इसका जवाब मिला है, चिंता मत करिए। इन लोग 1857 मैंने जब तक 1947 तक इन लोगों ने आतंक फैला के रखा। इसके बाद ज्यादा दिन नहीं लगा दोस्तों। ऋषि सुनक के बारे में नाम सुने होंगे। इन्होंने एक पीएम पीएम बन गए ब्रिटेन के। कहाँ के थे, इंडिया के। और जो ब्रिटेन के जो पीएम है मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस, उसमें भी उन्होंने डॉग्स को लेकर गए और उसके वो अब जो सीट होता है कुर्सी, उस पर भी बैठा दिया। तो जवाब मिला है, बहुत ही तगड़ा जवाब मिला है, क्योंकि इंडियन भी ब्रिटेन का पीएम बना और एक डॉग भी जाके वहां के पीएमओ ऑफिस में जाके रहा अच्छे से। तो जवाब तो मिल गया उन लोग को। अगला, अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी को ज्यादा प्रिविलेज मिलता था, भारतीय सैनिक को कम मिलता था। सामाजिक सुधार और ईसाई धर्मांतरण। अब वहाँ पे सामाजिक सुधार बहुत किए जा रहे थे, जैसे कि आपको विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, ये सब बहुत सारे सुधार किए जा रहे थे। हालांकि ये सुधार अच्छे थे, मैं इसमें कोई बुराई नहीं हूँ भाई। जो बेचारी विधवा हो गई है उसको दोबारा विवाह करा देना कौन सी गलत बात है, बिल्कुल सही किया जा रहा है। अब जिसके पति मर गए हैं उस लड़की को भी जला दिया जाता है। उस बेचारी का 17-18 साल ही एज हो रहा होता है, उसको जला दिया जाता है, बताइए। वो बाल विवाह भी तो पहले था, नरबली तो था। ये सबको बंद करना एक अच्छी प्रथा था, पर ये हमारे उस वक्त के परंपरागत जो भारतीय थे उनको अच्छा नहीं लगा और बहुत लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, ठीक है। इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि 1857 की क्रांति में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें से कथन जो सही है वो 1857 के विद्रोही उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया। तो ये पॉइंट सही है कि 1857 के विद्रोही उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया। 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। तो देखिए इसका जो सही कथन होगा केवल दो होगा। नाना साहब तात्या टोपे की सेना के सेनापति थे। बिल्कुल नहीं, नाना साहब तात्या टोपे के सेनापति नहीं थे, इसमें उल्टा कह रहा। एक्चुअली नाना साहब के सेनापति, इनके जो सेनापति थे वो तात्या टोपे थे। यहाँ पर तो उल्टा कह रहा, तो यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि बरेली में गिरा झुमका, बरेली के बाजार में, और झुमका पहना जाता है खान में। देखिए खान खान, अब बच्चा लोग को बोलिएगा कि बोलो बेटा कान कान, तो बोलेगा नहीं खान खान, और बीच में बहादुर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चा लोग तो बहादुर होता ही। चलिए सही मिलान का चुनाव करिए और चुनाव करने के बाद बताइए कि सही कथन कौन है। तो 35 में देखिए, यहाँ पर मैंने दो चार चीजें और बताने हैं जो मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो दिल्ली में कौन विद्रोह को समाप्त किए थे, दमन किए थे, वो जान लीजिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा। दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे जो विद्रोह का दमन किए थे। दिल्ली में कौन थे, निकोलसन और हडसन। ये निकोलस नहीं है, निकोलसन होगा। कानपुर से थे कैंपबेल। कानपुर में कौन विद्रोह का दमन किए, कैंपबेल। और झांसी में आपको पता है हीरोज, मैंने इसी वीडियो में कर दिया है, इलाहाबाद से कर्नल नील। इलाहाबाद में नील, आप समझ लीजिए कि नील जो था, अब वहाँ पानी में नील मिलाया जाता है, तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, तो वहाँ नील हो गया। झांसी का हीरोज आपको याद करवा ही दिए हैं। कानपुर का बोले तो कानपुर का, बोले तो कानपुर। और दिल्ली का निकोलसन हडसन, याद रख लीजिए, निकोलसन हडसन दिल्ली से।
तीन को और मैं याद करवा देता हूँ। एक याद करवा देता हूँ लखनऊ से, और एक याद करवा देता हूँ बिहार का, और एक याद करवा देता हूँ बरेली का। बरेली वही खान बहादुर खान, और लखनऊ वही बेगम हजरत महल, और बिहार से हमारे कुंवर सिंह। यहाँ से विद्रोह का दमन कौन किए थे? तो लखनऊ से किए थे दोस्तों कैंपबेल। देखिए लखनऊ पूछे या फिर कैंपबेल, लखनऊ पूछे, ये इसको कैंपबेल होगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। देखिए लखनऊ पूछे या कानपुर पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? कानपुर। कैसे कानपुर, कैसे कैंपबेल। और कानपुर के बगल में ही मान लीजिए लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तो कैंपबेल। बिहार से पूछे तो बताइएगा विलियम टेलर। कौन बताइएगा? विलियम टेलर होगा। बिहार से कौन विद्रोह का दमन किए? विलियम टेलर। और बरेली से विंसेंट आयर। बरेली का क्या याद रखिएगा? विंसेंट आयर। ये विंसेंट आयर दोस्तों वो ही हैं जो कि कुंवर सिंह को भगाए थे, फिर जाके वहां पे बरेली चले गए, क्योंकि दोनों ही उत्पात मचाने वाले थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में सफल रहा? तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान निम्नलिखित में से कौन नेपाल भागने में सफल रहा? तो कौन कौन नेपाल भागने में सफल रहा दोस्तों? तो बताइए। देखिए इसमें से हजरत महल और नाना साहब ये तो नेपाल भाग गए थे। हजरत महल, बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल भाग गए, और यही तात्या टोपे नेपाल नाना साहब के ही सेनापति थे, जो भी जा रहे थे, लेकिन इनका दोस्त तात्या टोपे का मान सिंह ये धोखा दे दिया, और तात्या टोपे को भी पकड़वा के मरवा दिया अंग्रेजों से। और कुंवर सिंह के बारे में पता है, ये आरा में आ गए वापस जगदीशपुर, और यहाँ इनकी लीग्रैंड से लड़ाई के बाद इनकी मृत्यु हो गया 2 दिन बाद। कथन और कारण है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या कथन और कारण है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह जो हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता दिलाने में विफल रहा। ब्रिटिश सरकार से, ये बात थोड़ी देर पहले पता चला था कि ब्रिटिश सरकार से हमको स्वतंत्रता नहीं मिला था, और लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कई प्रशासनिक सुधार किए। तो बात ये सही है कि प्रशासनिक सुधार बहुत सारा हुआ था। अगर इसका परिणाम पूछा जाता दोस्तों, तो ये कथन ए का परिणाम था और, लेकिन कारण नहीं, यानी बी ऑप्शन है। दोनों ही पॉइंट सही है, लेकिन कारण नहीं बता रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रांतीय प्रशासन में सुधार लाया। अंग्रेजों ने प्रांतीय प्रशासन में सुधार लाया कब? 1857 विद्रोह के बाद। प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं इसके बारे में बताने कह रहा है। तो देख लीजिए इसमें से दोनों ही कथन सही है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रांतीय प्रशासन में सुधार लाए, और प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि प्रांत में निश्चित अनुदान के लिए, प्रांतों में निश्चित अनुदान देने के लिए प्रणाली 1882 में समाप्त कर दी गई। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने के लिए प्रणाली 1882 में ही क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय बीट, जो केंद्रीय बीट था प्रांतीय बीट को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया। लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में केंद्रीय और प्रांतीय बीट को अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में भारत में बजट प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो वो शुरू की गई 1860 में। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में भारत में बजट प्रणाली किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो वो है 1860 में। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वो विचार करके बताइए इसमें से सही कथन कौन है। तो इसमें से पहला और तीसरा दोस्तों सही कथन है। पहला कह रहा है कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया। तो ये बात बिल्कुल ही सही है दोस्तों कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों के अनुपात बढ़ा दिया गया था। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण थी। भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण थी। लेकिन दूसरा पॉइंट गलत कह रहा है कि अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, असल में आपको और भी ज्यादा मतलब इसमें दंड देना शुरू किया गया। अधिकारी वर्ग में तो कभी भी भारतीय पुलिस भारतीयों को तो रखा ही नहीं जाता था। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेसिटी, द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेसिटी, दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो पुस्तक के लेखक हैं विलियम डेल रिम्पल। कौन है? विलियम डेल रिम्पल। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेसिटी, द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेसिटी, दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक हैं विलियम डेल रिम्पल। सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल
कौन था दोस्तों? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह जब 1857 हुआ, उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत का वाइसराय भी पहली बार बने। भारत का वाइसराय बनने वाले पहला यही है वाइसराय। और ये 1 नवंबर, थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को पत्र पढ़कर सुनाया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इस पे चर्चा करिए। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं। सही तो केवल एक ही है दोस्तों, कि झांसी के विद्रोह को सर ह्यूरोज ने दबा दिया। तो झांसी के विद्रोह को सर ह्यूरोज ने दबा ही दिया। बनारस में विद्रोह को सर ह्यू व्हीलर ने दबा दिया। ये गलत है, बनारस में नहीं दबाया, बल्कि बनारस इलाहाबाद में कर्नल जेम्स नील ने दबाया। किसने दबाया? तो कर्नल जेम्स नील ने दबाया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कर्नल जेम्स नील। यह कथन किसने कहा? यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, मैंने 1857 एक विद्रोह से कहीं तो अधिक था। फिर भी प्रथम स्वतंत्रता से कम ही था। विद्रोह से तो अधिक था, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता से संग्राम से कम ही था। ये किसने कहा था? तो दोस्तों, ये कहा था स्टेनली बोलपार्ट ने। किसने कहा था? स्टेनली बोलपार्ट ने। फिर से आ गया मिलाने के लिए, तो थोड़ी देर पहले हम आपको मिला के भी बताए थे, अब मिला लीजिए। इसका आंसर डी होगा। दिल्ली से आपको बख्त खान याद रखना है, दिल्ली से बख्त खान। बरेली से आपको याद रखना है खान बहादुर खान। बरेली के झुमका, मतलब झुमका गिरा बरेली के बाजार में, और बाजार में आपको झुमका पहना जाता कान में, यानी खान बहादुर खान आप लोग को याद रखना है। ठीक है, फैजाबाद, फैजाबाद से आपको याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला। इन्हीं पे जो है 50,000 का इनामी राशि का घोषणा किया गया था। और लखनऊ से हजरत महल, बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। सुमिलित फिर से करना है। बाबू कुंवर सिंह, देखिए बाबू कुंवर सिंह के साथ क्या हुआ? तो ये मृत्यु के समय क्या रहे थे? आप पराजित रहे थे। मैंने जब ये वापस आए थे अपने गांव में, मैंने जगदीशपुर में, तो वहाँ भी अंग्रेज का शासन चल रहा था, लेकिन अंग्रेज ली ग्रैंड से भरपूर लड़ाई हुआ, और लड़ाई करने के बाद ली ग्रैंड को भागना पड़ा। और उस वक्त जगदीशपुर आजाद था, और आजाद हवा में ही इनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसे थे वीर, वीर कुंवर सिंह। नाना साहब, नाना साहब नेपाल भाग के चले गए। इनके साथ भी जाने वाले थे तात्या टोपे, लेकिन उनको मित्र के धोखे से फांसी मिल गया। झांसी की रानी शहीद हो गई थी ग्वालियर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनें, तो आइए सही कथन को चुनते हैं। इसमें से तीसरा सही है कि बहादुर शाह का प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया। अब भाई कोई भी नेता विद्रोह होगा तो कोई ना कोई उसका नेतृत्व करता तो होगा, तो कोई मिल नहीं रहा था उस वक्त अच्छा वाला, मराठा भी कोलैप्स कर ही चुके थे। तो इसी वजह से बहादुर शाह को मुगल मुगल सेना सम्राट थे, तो उसी को अपना प्रतीकात्मक प्रमुख चुन लिया गया। कहता है कि विद्रोह 10 मई 1857 को बैरकपुर में शुरू हुआ। नहीं, बैरकपुर में तो बहुत पहले ही हो गया था, तो मंगल पांडे से रिलेटेड है। ये शुरू हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। मंगल पांडे 37वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। दोस्तों, ये भी सरासर झूठ बोल रहा है। 37वीं से नहीं, बल्कि ये 34वीं इन्फेंट्री से थे। कब थे? 34वीं से इन्फेंट्री से। और आप लोग को मंगल पांडे के संबंध में तो आप लोग को कहानी सुनाया है था। चलिए, 48 नंबर यही क्वेश्चन है। मंगल पांडे के बारे में देखिए, कह रहा है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो बिल्कुल सही है कि 34वीं नेटिव से संबंधित थे। ठीक है। दूसरा कह रहा है उन्होंने चर्बीदार करतूत के विरुद्ध बगावत किया। बिल्कुल, उन्होंने सार्जेंट रूशन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल कर दिया। एक सार्जेंट थे रूशन, और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल कर दिए थे। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घायल किया गया था, मारा नहीं गया था। क्योंकि अभी मैं इस पे वापस आता हूँ, फिर चलिए अगला। वे बलिया यानी अवध के मूल निवासी थे। मंगल पांडे कहाँ के थे? तो बलिया के थे। यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि घायल हुए थे, मारा नहीं गया था। बचाने वाला कौन था? तो पलटू मियाँ, मैंने पिछले कुछ प्रीवियस सवाल में आपको बताया था। और ये घटना कब की है? ये गोली कब चलाए थे? 29 मार्च 1857 को। और फांसी कब दिया गया इनको? तो फांसी दिया गया 8 अप्रैल। कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? तो वो असफलता के कारण देखिए दोस्तों, ये तीनों ही था। चौथा तरह के भारतीय विद्रोही उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। बिल्कुल नहीं, अगर उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होता तो कब का देश आजाद हो चुका होता। ऐसा नहीं था उस टाइम। पहला पॉइंट कह रहा है कि विद्रोह में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होना। मैंने बताया कि जमींदार और साहूकार लोग भाग नहीं लिए थे। विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैला, ये भी मैंने बात बताया, सही था। ये
बहुत ही बंगाल, अवध, बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश तक फैला ही था, ज्यादा दूर तक ये नहीं फैला था। विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्रों से सज्जित एवं संगठित थे। बिल्कुल सही बात था ये। चलिए अर्धशतक तो कूद गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम पूछता है? पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का बताना है आप लोग को प्रत्यक्ष परिणाम। तो देखिए प्रत्यक्ष परिणाम अगर कोई पूछे तो इसका आंसर बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति। इसी में तो हुआ था कि 1 नवंबर 1857 को जो ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र आया था उसमें यही तो बात किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति होगा। बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन सही वाला पूछ रहा है। तो कथन ये हो जाएगा कि उन्हें 1857 में बंदी बना लिया और बंदी बना के उनको उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको भूटान नहीं बल्कि बर्मा, जो कि आज म्यांमार जिसको कहते हैं, ठीक है, बर्मा, और बर्मा में कहा तो रंगून भेज दिया गया। ठीक है, तो मतलब बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, 1857 में बंदी बना लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और बर्मा रंगून में उनको निर्वासित कर दिया गया, जहां पर उनको 1865 में मृत्यु नहीं 1862 में जहां पे उनको मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हुआ था? तो 1862 में उनकी मृत्यु हो गया और उनके बेटे को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया नहीं, इनके दोनों ही बेटों को गोली मार दिया गया था इन्हीं की आंखों के सामने। सोचिए इस बहादुर साहब को कितना कष्ट हुआ होगा जब इन्हीं के बेटों को इन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दिया गया होगा। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ थी? तो वो कहाँ थी दोस्तों? तो वो था अवध। कहाँ था? अवध। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या की सबसे बड़ी संख्या अवध से थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ये न जाने 2-3 बार मैंने बता दिया, तो इसका सही जवाब बताइए। 8 अप्रैल 1857 और इन्होंने 29 मार्च को कांड किए थे। ठीक ना, 29 मार्च को इन्होंने कांड किया था। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तीसरी नेटिव कैवेलरी के कितने भारतीय सैनिकों ने ग्रीस लगे कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो किया था 85। फिर से सुनिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी नेटिव कैवेलरी के कितने भारतीय सैनिकों ने ग्रीस लगे कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो था 85। कितना? 85। देखिए ये जो तीसरी नेटिव कैवेलरी की बात किया जा रहा है ये मेरठ से बात किया जा रहा है, मेरठ में हुआ था और मेरठ में उस वक्त टोटल 90 सैनिक थे और इन 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया गया था। असम में 1857 का विद्रोह का नेता कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे मनीराम दत्त बरुआ। मनीराम दत्त बरुआ। असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो मनीराम दत्त बरुआ। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन थे? तो एक तो ग्वालियर के सिंधिया थे, एक थे ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा और हैदराबाद के निजाम। और सिंधिया के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मदद इन्होंने ही किया था, सबसे ज्यादा मदद इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। किस क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा? तो बता दिया था किसके लिए रखा गया था? मौलवी अहमदुल्ला के लिए। किस क्रांतिकारी और ये कहाँ से थे? तो ये थे फैजाबाद से। फैजाबाद से विद्रोह किए थे। कहाँ से? फैजाबाद से विद्रोह किए थे। तो किस क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला पर। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो वो आयोग था पील आयोग। पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो पील आयोग। और पील आयोग ने ये रिकमेंडेशन दिया कि अब आपको 5, जो पहले आप 5:1 लेते थे, 1 का मतलब हुआ ब्रिटिश सैनिक, कितना? ब्रिटिश सैनिक, और 5 का मतलब होगा भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक इसको कम कीजिए और कम करके 2:1 लीजिए, 1 लीजिए ब्रिटिश सैनिक और 2 लीजिए भारतीय सैनिक। ठीक है, ये विद्रोह के बाद की स्थिति है, ये विद्रोह के पहले की स्थिति था। कौन सी सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से दोस्तों जो सही सुमेलित होगा ये चारों के चारों ही सही सुमेलित हैं। ठीक है,
कौन से कि जॉन लॉरेंस सीले सिपाही विद्रोह, जॉन लॉरेंस एवं सीले बोले थे किसी सिपाही विद्रोह है, और ऑटरम टेरल बोले थे अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध है। ये इन्होंने ही कहा था कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। ऑटरम एवं टेलर ने क्या बोला कि अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध, इन्होंने ही क्या कहा कि अंग्रेज और हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। 1857 के बारे में पूछ रहा है कि जॉन लॉरेंस एवं सीले 1857 को किस रूप में देखे, तो उन्होंने सिपाही विद्रोह के रूप में देखा। और ऑटरम एवं टेलर ने किस रूप में देखा, तो अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध से देखा। और एल आर रीज ने, इसमें रीस नहीं होगा, यहाँ पे रीज है, तो एल आर रीज ने किस प्रकार देखा, तो बोला कि सोवियतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष, सोवियतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष था, ऐसा एल आर रीज ने कहा। और टी आर होम्स ने कहा कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। टी आर होम्स ने क्या कहा दोस्तों कि ये तो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह विचार किस आदि इतिहासकार से संबंधित है, तब वो संबंधित है बेंजामिन डिजरेली से। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह विचार किस इतिहासकार से संबंधित है, तो बेंजामिन डिजरेली। देखिए बेंजामिन डिजरेली ब्रिटेन के थे, तो इन्होंने भी ये कहा, लेकिन यही बात एक भारतीय ने भी कहा था। और वो भारतीय का क्या नाम था, वो भारतीय का नाम था अशोक मेहता। क्या नाम था, अशोक मेहता। यहाँ से आपको इतना शब्द याद रखिएगा, ठीक है, मेहता। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वो कहा था वीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो कहा था वीडी सावरकर ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही कोड ज्ञात कीजिए। तो चलिए सही कोड बताते हैं। इसमें से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताते हैं इटली, नहीं, ये थे पाम अस्टर्न। कौन थे, पाम अस्टर्न थे, ठीक है, पाम अस्टर्न थे। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या बंगाल से थी, बिल्कुल नहीं, ये कहाँ से थी, अवध से थी। कहाँ से, अवध से थी। तो ये दोनों ही करेक्शन कर लीजिएगा। महारानी की उद्घोषणा, ये वही महारानी की उद्घोषणा है जब 1 नवंबर 1858 में की गई। और इसे सही पूछ रहा है, तो पहला तो सही है। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में की, ये पूरा स्टेटमेंट याद रखिए कि महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में की गई। तो पहला पॉइंट तो सही है और सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये 3 होने का चांस है, 2 तो कट गया शुरू में। चलिए और बढ़ते हैं आगे। जब और आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा दूसरे में कि हड़प नीति को समाप्त कर देशी राज्यों की गरिमा एवं अधिकारों की के सम्मान का वचन दिया। तो हाँ, ये बात तो सही है कि वचन तो उन्होंने दिए, ठीक है, वचन दिया कि अब हम आप लोग के सीमा का हम सम्मान करेंगे। सरकारी सेवा से भारतीयों को वंचित करने की घोषणा की, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा करता तो फिर से विद्रोह विद्रोह भड़क जाता। इसने कहा कि ठीक है जी, सरकारी सेवा में भी हम भारतीयों को सरकारी सेवा में भारतीयों को मिलाएंगे। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, सरकारी इतिहासकार पूछ रहा है, तो एस एन सेन थे। कौन थे, एस एन सेन। और इन्होंने जो लिखा, कौन सा किताब लिखा, उनका नाम ही है उस किताब का 1857 नाम ही है उस किताब का। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो 1857 उसका किताब लिखा था एस एन सेन ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, मैंने बताया था कि तात्कालिक कारण बस एक ही होगा, कारतूस का उपयोग। और इसको आप धर्म से जोड़ सकते हैं। और इस कारतूस इस्तेमाल किया जा रहा था एनफील्ड राइफल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, तो चित्तौड़ नहीं प्रभावित हुआ था। ये तीनों तो देखने को मिलता है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, लेकिन चित्तौड़ से कोई जिक्र नहीं आता है। यह कथन किससे संबंधित है कि एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी, एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी, ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था और सर ह्यूरोज ने कहा था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था बख्त खान ने। किसने किया था, बख्त खान ने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 69 नंबर। ये कह रहा है कि कोड से सही कोड ढूंढें, तो चलिए सही कोड ढूंढते हैं। पहला कह रहा है कि अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किए थे। तो ये क्या बात सही है, तो हाँ जी,
ये बिल्कुल सही है। और नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धोंदू पंत था। क्या नाम था? धोंदू पंत था। फिर से ये स्टेटमेंट को सुना देता हूँ। ये ध है, घ में कह रहा कि अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह के का नेतृत्व कर रहे थे। तो सही है। नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या था? धोंदू पंत। कानपुर में स्टेशन की कमान करते हुए सर ह्यू व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये भी बात सही है कि कानपुर में स्टेशन की कमान करते हुए सर ह्यू व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। वस्तुतः क्या हुआ था कि इनके घर में जब हमला किया गया भारतीयों के द्वारा, तो इनके घर में इनकी बेटी, बेटा और माने किनकी? ह्यू व्हीलर की बेटी, बेटा और पत्नी थी। अब क्या हुआ, इनको डर था कि अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो इनके परिवार वालों को आक्रमणकारी मार देंगे, हमलाकारी मार देंगे। लेकिन इसीलिए समर्पण कर दिया। लेकिन समर्पण करने के बावजूद भी भारतीय आक्रमणकारी इनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब ये अच्छा हुआ या बुरा, ये सोचना आपके काम है। लेकिन क्यों क्यों आपका सोचना काम है? क्योंकि अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा बात है ना। मेरा मानना ये है दोस्तों कि कभी भी कोई भी लड़ाई हो, कैसी भी लड़ाई हो, उसमें आम सिविलियन की मौत नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दुश्मन के पक्ष का हो, चाहे हमारे ही पक्ष का क्यों हो। हाँ, हम लोग को भी बुरा लगता है कि हमारे माँ बहनों को मारा जा रहा था, हमारे बच्चों को मारा जाता, बुरा लग रहा था। जलियांवाला बाग कांड बहुत बुरा लगा। लेकिन दूसरे तरफ तो सोचिए कि हमें दूसरे तरफ का भी जो शत्रु है उसके महिलाएं, बूढ़े और बच्चे को नहीं मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना फिर नैतिकता रहेगा कहाँ? अगर आंख के बदले ही आंख फोड़ने लगे कि अगर आपका आंख को किसी ने फोड़ दिया तो आप दूसरे का आंख फोड़ देंगे, तो दुनिया ही अंधा हो जाएगा। क्या फायदा होगा? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत हुआ, ये मैं भी मानता हूँ। यानी कि भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही था। इनाम कमीशन का संबंध किससे है? तो वो संबंध है भू राजस्व से। इनाम का कमीशन का संबंध किससे है? तो भू राजस्व से है। निम्न में से कौन सामाजिक सुधार 1857 की क्रांति की सब क्रांति से सबसे नजदीक था? तो देखिए, आप इसका डेट याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1829 में हुआ था, विलियम बेंटिंक के टाइम पे। किनके टाइम पे हुआ था? विलियम बेंटिंक के टाइम पे। नर बलि का प्रथा ये समाप्त किया गया था 1844 में। कब खत्म किया गया था? 1844 में, हार्डिंग के टाइम पे। किनके टाइम पे ये समाप्त? ये थोड़ा सा गवर्नर से भी याद करते चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दास प्रथा का समाप्ति हुआ था 1843 में, एलन बरो के टाइम। किसके टाइम? एलन बरो के टाइम। और विधवा पुनर्विवाह 1856 में समाप्त हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, आप खुद देख लीजिए सती प्रथा कितना दूर है 1857 से, नर बलि भी दूर है, दास प्रथा भी दूर है, लेकिन 1856 नजदीक है 1857 से। तो आंसर हो जाएगा डी। टाटा टोपे का मूल नाम, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि टाटा टोपे का मूल नाम क्या है, तो वो है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग उनका मूल नाम था। 1857 के विद्रोह पर यह कथन किसने लिखा है? यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों, यह आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ शेरो शायरी कर रहा है? और जहां भी शेरो शायरी की बात आए तो मिर्जा गालिब का नाम आएगा। 1857 के विद्रोह, क्योंकि इन्होंने ही 1857 का विद्रोह अपने आंखों से देखे थे। तो 1857 के विद्रोह पर यह कथन किसने लिखा है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे क्या क्या देखना पड़ा है। धार्मिक आयोगता अधिनियम कब पारित किया गया? धार्मिक आयोगता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो पारित किया गया 1856 को। धार्मिक आयोगता अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 को। 1857 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो हो जाएंगे सी, कि तोप खाना विभाग को छोड़कर सभी अन्य सैन्य विभाग ब्रिटिश सैनिकों के अंतर्गत रख दिया गया। बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैं इसके बारे में आऊंगा थोड़ी देर में, पहले ऊपर से चलते हैं। पर ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन ही पूछ रहा है। कौन सा कथन पूछ रहा है? असत्य कथन। हम पहला पॉइंट पढ़ें कि क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन द्वारा सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। बिल्कुल बोला गया वहां ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि अब हम आप भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा कहा गया कि जाति और क्षेत्र के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया जाएगा। ये भी बात सही है कि जाति और क्षेत्रीय के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया जाएगा। मतलब अब जाति और कोई क्षेत्र से कोई वंचित नहीं रहेगा कि आप इस जात के हैं इसलिए आपको सेना में नहीं शामिल करेंगे, ऐसा बात नहीं। आते हैं चौथा पे, सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ाई गई। तो ये बात सही है कि सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ाई गई। मैंने बताया था पिल कमीशन 5:1 था पहले 1857 के पहले, इसी को घटा के पिल आयोग के रिकमेंडेशन से 2:1 कर दिया गया। अब देखिए,
सी कह रहा है, अगर खुद सोचिए, कह रहा है जो तोपखाना विभाग को छोड़ दीजिए तो सभी ऐन सैन्य विभाग ब्रिटिश सैनिकों के अंतर्गत रह गए। ये कहता है कि ब्रिटिश इतने अच्छे हुए कि तोपखाना विभाग था वो भारतीयों को सौंप दिया। आप खुद सोचिए, तो और डेंजरस था कि कहीं गलती से भारतीयों के हाथों में ये तोपखाना विभाग लग जाता तो 1857 को विद्रोह हुआ था, बस 2 साल और होता, 1860 तक समाप्त कर दिया जाता अंग्रेजों को तोप से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट को खोजें। तो सही कूट को खोजने जाइएगा तो क्या आंसर मिलेगा? केवल एक मिलेगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी। तो हाँ जी, ये बात सही था कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? 2,38,000। और लास्ट में बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों की संख्या 75 थी। बिल्कुल नहीं, केवल और केवल 45,000 थी। कितना थी? 45,000 थी। ठीक है, 45,000। तो फिर से ये क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, सुन लीजिए। कह रहा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ उस वक्त भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी। तो हाँ थी। और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 75,000 नहीं बल्कि 45,000 थी। हजरत महल का बेटा का क्या नाम था जिसने अपने बेटे को अवध का नवाब घोषित करने के बाद विद्रोह का नेतृत्व किया था? तब वो नेतृत्व किया था बिरजिस कादरी ने। हजरत महल के बेटे का क्या नाम था जिसने अपने बेटे को अवध का नवाब घोषित करने का के बाद विद्रोह का नेतृत्व किया? बिरजिस कादरी ने। ठीक है। अब 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है 1857 क्रांति से तुरंत पहले बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो विद्रोह हुआ था लोटा विद्रोह। और ये कब हुआ था दोस्तों लोटा विद्रोह? ये विद्रोह हुआ था 1856 में। 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। और बहादी विद्रोह कब हुआ था? तो इसका टाइम पीरियड है 1800 से लेकर 1865 तक। कब से? 1800 से 1865 तक। नूनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से लेके 1770 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था नूनिया विद्रोह। वही कुकी विद्रोह की बात करें तो 1831 से 1832 हुआ। तो कुकी विद्रोह 1831 से 32। डेट भी आप लोग याद करते चलिए दोस्तों, क्योंकि ये डेट पे से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। तो लोटा विद्रोह कब हुआ? 1856 में। बहादी विद्रोह हुआ 1800 से 1865 में। नूनिया विद्रोह हुआ 1700 से 70 से लेकर 1800 में। और कुकी विद्रोह हुआ 1831 से 1832। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के क्रांति से तुरंत पहले बिहार में बताना है कि कौन सा विद्रोह हुआ? तो लोटा विद्रोह। ये असल में लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। क्या हुआ था वहां कि उनको सबसे पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, मैंने विद्रोह से पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। वो क्या करते थे कि अपनी बातों को सुनाने के लिए पुलिस अधिकारी को, जेलर जो वहां थे, उनको सुनाने के लिए उस पीतल के लोटे को दरवाजे पे खूब पीट पीट के शोर मचाते थे। जिस शोर की वजह से उन लोग अधिकारी लोग, अंग्रेज अधिकारी लोग परेशान हो गए, इरिटेट हो गए। तो उन्होंने क्या किया, तो उस पीतल के लोटा को छीन लिया और उसके जगह पे मिट्टी का बर्तन दे, मिट्टी का लोटा दे दिया। अब मिट्टी का लोटा बचाते तो फिर वो क्या हो जाता कि पूरा का पूरा टूट जाता लोटा। इसी वजह से उन लोगों ने हड़ताल कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया, लोटा विद्रोह। और इसी के नाम से लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और फिर बाद में जब विद्रोह के बाद उन लोग को वापस से पीतल का लोटा दिया गया। निम्नलिखित में से किन जिलों में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया? निम्नलिखित में से किन जिलों में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया? तब वो लागू किया गया था इस साधे में, सारण में भी, चंपारण में भी, पीलीभीत में भी, पटना में भी। निम्नलिखित में से किन जिलों में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया? तो कहाँ कहाँ किया गया? पटना, सारण, चंपारण और तिरहुत। 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इलाहाबाद में मुख्यालय बनाया गया था मिंटो पार्क में। कहाँ बनाया गया था? मिंटो पार्क में। और इसी मिंटो पार्क से 1 नवंबर 1858 को घोषणा हुआ था। ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया, वो इसी मिंटो पार्क में वो सुनाया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो वो की थी अमर सिंह ने। किसने की थी? अमर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार स्थापित की? तो अमर सिंह ने। अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार में सेनापति के रूप में किसने मदद की? तो वो मदद की हरकिशन सिंह ने। अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार में सेनापति के रूप में किसने मदद की? तो हरकिशन सिंह ने। अगला प्रश्न, किस राज्य के शासक ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया? तो ये वंचित कर दिया रीवा में। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ भी पढ़ने के बाद सुनिएगा कि रीवा के जो शासक थे बहुत देशद्रोह थे। बताइए, कुंवर सिंह को नहीं घुसने दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कुंवर सिंह ने पैगाम भेजा कि देखिए हम आपके
क्षेत्र में आ रहे हैं, तो जो रीवा के उस वक्त के जो शासक थे उन्होंने कहा आप कहाँ इधर आ रहे हैं, मत आइए। क्यों नहीं आइए? क्योंकि ऑलरेडी इस रीवा में ना बहुत सारे अंग्रेज और अंग्रेज के सैनिक हैं। बेफजूल के आप यहाँ आएंगे और यहाँ विद्रोह हो जाएगा, लड़ाई उड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए आप उधर से हैं उधर चले जाइए। तो ये बेचारे जो रीवा के शासक थे वो तो धर्म संकट में फंस गए। क्या करें, कुंवर सिंह को एंट्री लें या फिर अंग्रेजों से झगड़ा मोल लें? जब झगड़ा मोल लेंगे बेफजूल का उस राज्य में रक्त बहेगा। इसलिए इसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सब लोग आखिरकार अपने हित की बात करता है। ठीक है। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो वो लड़े थे ली ग्रैंड के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ली ग्रैंड के विरुद्ध। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात याद करवा देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या मैं याद करवा रहा हूँ? सबसे पहले ये मैं 85 का क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं आपको याद करवाऊंगा। कि पहला कह रहा है कि बताना है आपको सही कूट कि 1857 के पटना का विद्रोह के नेता पीर अली थे। तो ये बात आपको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं गलत लगना चाहिए, सही है। और 1857 के विद्रोह की पहली बड़ी घटना 3 जून 1857 को पटना में घटित हुई। तो हाँ, ये गलत है, क्योंकि ये 3 जून को नहीं बल्कि 3 जुलाई को घटना घटा था। 3 जुलाई को 1857 में क्या किए पीर अली, जो पटना के थे, वो लॉयल नाम के एक अफीम अधिकारी थे। क्या नाम था अफीम अधिकारी का? लॉयल। लॉयल नाम का एक अफीम अधिकारी था, उसको हत्या कर दिया। तो भी मामला भड़क गया और इनको पकड़ के फांसी की सजा दे दिया गया। ठीक है। अभी मैं जो याद करवाने जा रहा हूँ, तो वो याद करवाने जा रहा हूँ कुंवर सिंह का युद्ध। कुंवर सिंह ने सबसे पहले डनवर को आरा में हराया। ठीक है, डनवर को कहाँ हराया? आरा में। फिर आयर आयर से हार गए। आयर आया और विंसेंट आयर और कुंवर सिंह को आरा से भगा दिया। फिर डगलस आया, तो डगलस से भी लड़ाई की। यहाँ ड्रा हो गया, मतलब ना कोई हारा ना कोई जीता, दोनों अपने अपने रास्ते में चल गए। फिर लास्ट में ली ग्रैंड से जगदीशपुर में लड़ाई हुआ भयानक, और वो लड़ाई जीत गए। और ये लड़ाई जो हुआ था वो 23 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 को। और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ का किला कुंवर सिंह को हजरत महल में, सॉरी मैं क्या बोल दिया, कि 23 अप्रैल 1858 को ये इन्होंने लड़ाई किए। और इनका जो बाएं हाथ, एक हाथ में गोली लग गया था और जिस वजह से इन्फेक्शन पकड़ लिया, तो गंगा नदी पार करते समय अपना हाथ को काट करके उसी गंगा नदी में अर्पण कर दिया। लो गंगा मैया, मैं अपना हाथ तुमको सौंप रहा हूँ। और ठीक इसके 3 दिन के बाद चूंकि इन्फेक्शन इतना धर लिया था कि बहुत ज्यादा बीमार हो गए। और ठीक 3 दिन बाद 26 अप्रैल को आजाद जगदीशपुर में, मतलब आजाद हवा हवा में, जगदीशपुर के जो हवा चल रहा था वो भी आजाद था ब्रिटिश के कहर से। और उस आजाद हवा में इन्होंने अपनी सांस ली। चलिए, 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो वो गिरफ्तार किया महाराजा जंग बहादुर ने। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो महाराजा जंग बहादुर ने। और एक बात और बता दूं, आजमगढ़ का एक किला याद रखना है। आजमगढ़ का किला कुंवर सिंह को दिया गया था और वो हजरत महल ने दिए थे। कुंवर सिंह को कुंवर सिंह को आजमगढ़ का किला किन्होंने दिया था? बेगम हजरत महल ने। और 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो महाराजा जंग बहादुर ने। पटना विद्रोह के नेता पीर अली को कब दोषी ठहराया गया था? तो ये कब दोषी ठहराया गया था? तो ये दोषी ठहराया गया था 7 जुलाई 1857 को। कब? 7 जुलाई 1857 को। बिहार के किस स्थान पर मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो छपरा में। बिहार के किस स्थान पर मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो छपरा में। आरा में कुंवर सिंह की सेना को किसने हराया? कुंवर सिंह को बताए थे विंसेंट आयर ने, है ना, विंसेंट आयर ने। यहाँ पे मेजर विंसेंट है, यहाँ पे एक्चुअली मेजर आयर होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो आरा में कुंवर सिंह को किसने हराया? तो मेजर आयर ने। अब 90 का बताना है आपको, सही कोड बताना है। तो देखिए सही कोड क्या है, इसमें से कोई भी गलत बात नहीं है। लॉयल की हत्या 1857 में पटना के अफीम एजेंट थे। कौन थे? पटना के अफीम एजेंट थे 1857 के विद्रोह में। लॉयल इसी को तो पीर अली ने इसका मौत का घाट उतार दिए थे। और उस समय विलियम टेलर पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे। तभी तो कहा जाता है कि पटना में 1857 का विद्रोह का कौन दमन किया था? तो विलियम टेलर। और डॉक्टर लॉयल 1857 के विद्रोह के दौरान कौन थे? अफीम एजेंट थे। किस स्थान के शासक ने कुंवर सिंह का सम्मान और वस्त्र और 12,000 रुपये भेंट किए? तो वो कौन था? तो वो था अवध। अवध के कौन? बेगम हजरत महल। और इन्होंने ही तो दिया था आजमगढ़ का किला कुंवर सिंह को।
ठीक है, हजरत महल में। तो अवध में दानापुर में तैनात 3 रेजिमेंटों के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ कब विद्रोह किया? तो ये विद्रोह दोस्तों कब किया? तो ये 25 जुलाई 1857 को किया। दानापुर में तैनात 3 रेजिमेंटों के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ कब विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 को। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस वंश से संबंधित थे? तो इनका जो वंश था वो था उज्जैनिया गोत्र। कौन सा गोत्र था? उज्जैनिया गोत्र। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का गोत्र था उज्जैनिया गोत्र। अब आप लोग को बताना है, सही कोड को चुनना है, तो इसमें से चुनिए, इसके आंसर ए होने वाले हैं। कहता है भारतीय विद्रोह का कारण एक पुस्तक है जिसको लिखे थे सैयद अहमद खां। भारतीय विद्रोह के कारण कौन लिखे हैं? तो सैयद अहमद खां। ठीक है, अगला विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी, इसको कौन लिखे थे? तो इसको लिखे थे पीसी जोशी। विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी, किसने लिखा? पीसी जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने लिखा। और एस एन सेन के बारे में तो बताए ही थे कि 1857 लिखे, ये भारतीय इतिहासकार थे 1857 के इतिहास, और उन्होंने किताब लिखा 1857 के विद्रोह के दौरान किसे शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया? तो बताइए, शहंशाह ए हिंदुस्तान किसको घोषित किया? इन्हीं को तो नेता घोषित किया गया था। ये 82 साल के नेता थे, कब थे, और इनको घोषित कब किया गया? तो 11 मई को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 11 मई 1857 को घोषित किया जाता है। अब इस के विद्रोह की सफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कौन से कारण हैं, आप ही बताइए। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि सभी के सभी कारण नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कि ब्रिटिशों की सैन्य श्रेष्ठता था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये सब। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो चलिए सही कथन बताइए। तो इसमें से जो सही कथन होगा कौन कौन होगा, जरा देखिए। पहला कह रहा है कि खान बहादुर खान बरेली के विद्रोह थे। हमने बताया था, शुरू में ही ट्रिक के माध्यम से बताया कि बरेली झुमका गिरा दे बरेली के बाजार में, और बाजार में झुमका झुमका कहाँ पहना जाता है? तो कान में। यानी खान बहादुर खान बरेली के विद्रोह के नेता थे। लियाकत अली इलाहाबाद के, ये भी सही है, लियाकत अली इलाहाबाद के। और राजा प्रताप सिंह उड़ीसा के विद्रोही थे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजा प्रताप शाही कहाँ के थे? और उज्जवल शाही, दो नाम याद रखिए। राजा प्रताप शाही हाँ, एक याद रखिए, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। क्या नाम याद रखिएगा? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। मैं यहाँ पे याद करवा देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। इन दोनों विद्रोह का नेतृत्व किए थे उड़ीसा से। कहाँ से किए थे? उड़ीसा से। उड़ीसा यहाँ पे जो दिया गया। तो राजा प्रताप सिंह कहाँ से किए थे? ये कुल्लू के क्षेत्र में किए थे। कहाँ? कुल्लू के क्षेत्र में किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा क्षेत्र अछूता रहा था? तो वो रहा था मद्रास। कौन सा क्षेत्र अछूता रहा था? मद्रास। फतेहपुर कहाँ है? यूपी में। मंदसौर कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। और मथुरा कहाँ है? यूपी में। ठीक है। कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह के बाद बिहार में विद्रोह का आखिरकार किसने दबाया? जब कुंवर सिंह मारे गए, अमर सिंह मारे गए, तो विद्रोह को कौन दबाया? तो हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, एक ही नाम है, टेलर और आयर, विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर बिहार में दबाए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, जिसके बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से घटाकर कितना कर दिया? तो वो कर दिया 1,40,000। कितना कर दिया गया? 1,40,000। हमने बताया था ना कि पील आयोग में पहले 5:1 था, अब घटा के 2:1 कर दिया गया था। मतलब 5 भारतीय और 1 अंग्रेज, यहाँ पे था कर दिया गया 2 और 1, घटा के कितना कर दिया? 1,40,000। ठीक है, अब इसका आधा कर लीजिए, मतलब 70,000 कर दिया गया अंग्रेज सैनिक को। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये 100+ का सेट खत्म हो गया। ये डे 3 हम लोग का खत्म हो गया। इसी तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे प्रखर बैच का। तो आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।